6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने बिहार में गोपालगंज, यूपी के गोला, गोकरणनाथ, हरियाणा के आदमपुर और ओडिशा के धामनगर से जीत हासिल की। महाराष्ट्र से उद्धव गुट की शिवसेना और तेलंगाना से टीआरएस उम्मीदवार की जीत हुई है। वहीं बिहार की मोकामा सीट से आरजेडी ने जीत दर्ज की है। लेकिन 7 सीटों पर हुआ उपचुनाव क्या संदेश देता है? बिहार में बीजेपी से टूट के बाद नीतीश तेजस्वी की जोड़ी, महाराष्ट्र में उद्धव गुट और हरियाणा में भजनलाल का परिवार क्या कमाल कर पाया, इस वीडियो के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। मोकामा सीट आरजेडी विधायक अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट को बाहुबली अनंत सिंह का इलाका माना जाता है। नतीजों में भी इसका रिएक्शन दिखा। बीजेपी ने लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा था। दूसरी तरफ आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के जरिए जीत हासिल कर ली। गोपालगंज सीट पर सबसे ज़्यादा मुसलमान वोट हैं, मगर यहां एमवाई समीकरण पर दांव लगाने वाली आरजेडी हार गई। ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम और लालू प्रसाद के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को मिले वोटों पर अगर नज़र डालेंगे तो कहेंगे कि गोपालगंज की सीट पर आरजेडी को बीजेपी ने नहीं बल्कि ओवैसी और साधु यादव की पत्नी ने हराया है। यहाँ पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी रही है। आरजेडी को करीब 1800 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं ओवैसी की पार्टी को करीब 12,000 और साधु यादव की पत्नी को करीब 9,000 वोट मिले हैं। यूपी की गोला गोकरणनाथ सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी को हरा दिया है। हालांकि ये नतीजा चौंकाने वाला नहीं है। 2012 के बाद से 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतती रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद भी एसपी ने कोई सीख नहीं ली। अखिलेश यादव पहले की तरह से उपचुनाव से दूर ही खड़े नजर आए। कोई बड़ा चेहरा प्रचार में नहीं दिखा। वहीं बीजेपी ने बड़े चेहरों की लाइन लगा दी। सीएम योगी सहित कई मंत्री गोला पहुंचे, प्रचार किया। नतीजा रहा कि सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में आ गई है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहां अंधेरी ईस्ट में उद्धव गुट की ऋतुजा लटके को भारी बहुमत मिला। इसकी वजह थी कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। जीत के साथ ही एक चौंकाने वाला फैक्ट भी सामने आया। अंधेरी ईस्ट में कुल 7 उम्मीदवार थे, लेकिन दूसरे नंबर पर कोई उम्मीदवार नहीं, नोटा था। 12,000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया। शायद इसके पीछे एक वजह यह रही कि बीजेपी या शिंदे गुट का वो वोटर जो ऋतुजा लटके को वोट नहीं करना चाहता था, उसने नोटा का विकल्प चुना। अब हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। यहाँ की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत हुई है, जिसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में भजनलाल की तीसरी पीढ़ी ने दस्तक दी है। दरअसल आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए ये जीत बीजेपी से ज़्यादा भजनलाल परिवार की जीत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पहले भी कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई इस सीट से विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनके बेटे भव्य ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इस जीत के साथ ही मनोहर लाल खट्टर का उपचुनाव में हार का सिलसिला टूटा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें बड़ौदा और एलानाबाद विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर 47 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन टीआरएस की कुसुमगुंतला प्रभाकर रेड्डी की जीत हुई। दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी रहे। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अगस्त महीने में कांग्रेस विधायक कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। ओडिशा की धामनगर सीट बीजेपी विधायक विष्णु सेठी की मौत के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव हुए और बीजेपी ने सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने अंबती दास को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें करीब 9,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर देखें तो उपचुनाव से पहले 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर आरजेडी और उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का कब्जा था। नतीजों के बाद स्थिति लगभग पहले जैसी ही है। हरियाणा के आदमपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब वो बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं तेलंगाना की मुनुगोडो सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब वहां टीआरएस ने जीत दर्ज कर ली। यानी उपचुनाव का हासिल ये रहा कि बीजेपी 3 में से 4, कांग्रेस 2 में से 0, टीआरएस 0 से 1 पर आ गई। आरजेडी और शिवसेना अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। घाटा कांग्रेस को हुआ। वहीं बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ आने के बाद भी उपचुनाव में बहुत असर नहीं दिखा।
हाँ, 2020 के मुकाबले उनके वोट ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन आरजेडी बिहार की गोपालगंज सीट तो नहीं जीत पाई, क्योंकि शायद ओवैसी फैक्टर फिर से हावी हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव के लिए कोई बड़ी जीत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बाकी पार्टियों ने शिवसेना उम्मीदवार को वॉकओवर दे दिया था। हरियाणा में पार्टी से बड़ा भजनलाल परिवार साबित होता दिखा है। जिस पार्टी में गए वहीं से जीत हासिल कर ली।